नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सेंसेक्स 61,000, डीजल पेट्रोल के भाव 100 से ऊपर और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के रेट भी काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तमाम सारी चीज़ों पर हम अगर नज़र देखें तो काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। क्या लगता है? देखिए, जो आपने जिक्र किया कि शेयर बाजार 61,000 के पार, सेकंड पार्ट पे देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तकरीबन 100 के पार, पेट्रोल 113 के पार, डीजल 104 के पार, रसोई गैस 900 के आसपास। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कॉम्बिनेशन है। कॉन्ट्राडिक्ट कॉम्बिनेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि एक तरफ तो सेंसेक्स इंडेक्स ये बताता है 61,000 पार में कि देश में बुल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर एक प्रकार की तेज़ी है, और उसका पैमाना भी है कि यदि 61,000 मार्केट जा रहा है तो कहीं ना कहीं खरीद वाली बेच वाली अच्छी है, डिमांड अच्छी है, बाजार ग्रो कर रहा है। ये तो हो गया एक इंडेक्स। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट पे, जो रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उनसे बात करें तो रसोई गैस 900 रुपये के आसपास है, पेट्रोल 113-114 ट्रेंड कर रहा है। इंदौर की रेट बता रहा हूँ आपको मैं, भोपाल की रेट बता रहा हूँ। प्लस यदि अपन इसकी बात करें डीजल की तो 104 के आसपास है। इन्फ्लेशन रेट भी तो बढ़ रहा है ना, इसको भी तो देखिए आप। आपका इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कमोडिटीज़, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, इन दोनों को भी तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, शेयर बाजार में सर देश के मुट्ठी भर लोग, चुनिंदा लोग ट्रेड करते हैं। चुनिंदा कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां ट्रेड करती है, जिसको ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनियों के आधार के ऊपर ये स्टॉक मार्केट ट्रेंड करता है, चाहे फिर वो निफ्टी हो चाहे ब्लू चिप कंपनियां हो। इसके आधार पे इंडेक्स बढ़ता और घटता है। कुछ लोग माल खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, उसी के आधार पर शेयर बाजार पे कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे जो आपको इंडेक्स दिखता है वो घटता और बढ़ता दिखता है। उसका 130 करोड़ के लोगों से कोई लेना देना नहीं, उस आबादी से कोई लेना देना, डायरेक्ट आबादी से कोई लेना देना है नहीं। कंपनियों का लेना देना है, कंपनियों के शेयर को खरीदने वालों का लेना देना और बेचने वालों का लेना देना है, डिविडेंड वालों का लेना देना है। लेकिन ऐसे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं देश के अंदर जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। उसको इसका आप कंपेयर तो नहीं कर सकते। फेस्टिवल का पीरियड है, आप ये देखिए, अभी आपको रसोई गैस 900 के आसपास ट्रेंड कर रही है। पेट्रोल डीजल रोज़ 30-35 पैसे बढ़ते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता सर। हमारी सहनशीलता तो देखिए, हम 115 रुपये का पेट्रोल भरवाने लगे हैं, चूँ भी नहीं बोल रहे हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही हम सबकी। जाते हैं पेट्रोल पंप पे, बोलते हैं 100 का डाल दे, ये भी नहीं देखते हैं कि 100 का आ कितना रहा है। आजकल हमारी मेंटलिटी होगी 100 का डाल दे, हम भाव तो पूछना भूल ही गए हैं। जब भाव का पूछना भूल गए हैं तो सरकार ने भी इस बात को पकड़ लिया कि राउंड फिगर में व्यक्ति पेट्रोल डलवाता है, 100 का डाल दे, 150 का डाल दे, 200 का डाल दे। उसको मालूम है कि 113 का कोई नहीं डलवाएगा, या तो 100 का डलवाएगा या 150 का डलवाएगा। 1 लीटर कोई नहीं बोलता कि आजकल 1 लीटर डाल दे। तो इसमें एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, गेम हो रहा है लोगों के साथ कि 30-35 पैसे रोज बढ़ा दो। 30-35 पैसे आपको भार लगता भी नहीं और धीरे 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 बढ़ता हुआ। मैं डाटा स्टडी कर रहा था, पिछले 4 महीने के अंदर सर ये पेट्रोल जहाँ 75-80 ट्रेंड कर रहा था, आज 115 के आसपास चले गया। तो देखिए 30-32 रुपये बढ़ गए सर। क्या समझ रहे हो आप? रसोई गैस रोज, मतलब औसत आप उठा के देख लीजिए तो रसोई गैस में पिछले 3-4 महीने में 200 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। टमाटर के भाव आज पता कर लीजिए, 80 रुपये किलो बिक रहे हैं, पता कर लीजिए। फेस्टिवल है सामने, अभी आपको मावा का, आपको पनीर के सबके भाव मालूम पड़ जाएंगे, घी का भाव मालूम पड़ जाएंगे। सरसों का तेल, जिसको हम आमतौर पे हमारे यहाँ इस एरिया में सरसों का तेल कंज्यूम कम होता है खाने के लिए, कहाँ ट्रेंड कर रहा है? 200 के ऊपर। क्या बात! तो हमारी आदत पड़ गई है इस महंगाई के साथ जीने की और रहने की। फिर भी हम इन नेताओं के उसी जुमलेबाजी में आ जाते हैं कि हमारे यहाँ चुनाव। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ चुनाव पॉलिटिकल मैनिफेस्टो पे कभी नहीं होते हैं। जब चुनाव होते हैं, जब मतदान होते हैं, उस समय की बात करता हूँ। हमारे यहाँ चुनाव जब होते हैं ना, तो चुनाव होते हैं शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तिलक, टोपी, जनेऊ, इन चीज़ों पर चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पे। और उस समय ऐसे सेंटिमेंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं कि हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। वो दौर खत्म हो गया सर, जब अटल जी की सरकार प्याज पे गिर गई थी, प्याज की बढ़ती कीमतों गिर गई थी। 115 का पेट्रोल भरवा रहे हो, किसी को शिकन ही नहीं है। तो हमारी सहनशीलता बढ़ गई ना। हम तो ये क्या कहेंगे, सरकार का क्या गुणदोष है मुझे नहीं मालूम, जनता की सहनशीलता बढ़ गई है और विपक्ष नकारा है, विपक्ष है ही नहीं। इसलिए ये माना जाएगा
कि अब आज के डेट में कोई किसी प्रकार से विपक्ष से उम्मीद नहीं रहती है, जनता घर से निकलती है और घर चली जाती है। जनता घर से निकलती है और घर चली जाती है। हम तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों, महंगाई के बावजूद मैदान में डटे हुए हैं। विपक्ष है ही नहीं, नकारात्मक है, नगण्य है, तमाम सारी बातें हैं। राजा भाई, आपने कहा कि सरसों के तेल के भाव बढ़ गए हैं, टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, सारी चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है, मुझे समझ में जो आ रहा है, वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी महंगा हो गया है और उसकी वजह से सब चीज़ें निकल कर आ रही है। क्या लगता है राजा भाई कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही है और इसके पीछे जो भी कारण है, तो कोई सॉल्यूशन नज़र आता है आपको? चलिए भाई, ये बताइए, 115 रुपये जब पेट्रोल हो जाएंगे तो 1 रुपये कम हो जाएगा, और क्या होगा? फिर आपको 1 रुपये कम हो जाएगा तो अच्छा लगेगा कि आज 1 रुपये कम हो गया, और ये लोग प्रचार प्रसार करेंगे सरकार के, आज देखिए 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे कम कर दिए। रोज 30 पैसे बढ़ रहे, उसका क्या? 70 रुपये तो आने से रहा पेट्रोल, वापस अब 115 से आएगा तो 114, 112, 110 के आसपास आएगा। वो भी आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो तो जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तब इनकी प्राइस कंट्रोलिंग रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, बंगाल और आसपास के राज्यों के जब चुनाव थे, असम के, बंगाल के, तब पेट्रोल कंट्रोल में था। लंबे समय तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी। सरकार को मालूम है कि ये 10-20 पैसे हमको महंगे पड़ सकते हैं, विपक्ष इसको एजेंडा बना लेगी, लेकिन जब चुनाव होते हैं तब कंट्रोल होते हैं ना। ये तो हमारे यहाँ चुनाव जब नहीं होते हैं तब तो 30-30, 40-40 पैसे रोज बढ़ते हैं। आप पुराना डाटा निकाल के देख लीजिए, 2 महीने में कितने रुपए बढ़े हैं, आपको अंदाज लग जाएगा कि आप जनवरी फरवरी में 70-80 में डलवा रहे तो आज 115 में डलवा रहे हो। 10-20 पैसे कम हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जहां जाके खड़े हो गए उससे नीचे आप नहीं आ पाओगे, उतना ऊपर ले जाके आपको खड़ा कर दिया। एक दूसरा, आपने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, चाहे कमोडिटी का हो चाहे तेल का हो। मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या हमारी ये नीति हो गई है कि हम इसी वेदना को, इसी पीड़ा को भुगतते रहेंगे? याद है आपको, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी ना, तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में हुआ करती थी, तो अब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, इस पर पूरा जिसको कहते हैं ना विपक्ष का विरोध, प्रदर्शन सब करते रहे। अब कहाँ गए ये लोग? अब वो कहाँ गए? गैस की टंकियां पे, सड़कों पे बैठ के चूल्हे जलाने वाले, रोटियां बनाने वाले, कहाँ चले गए? राजनीतिक रोटियां सेकने वाले। सर, विपक्ष है नहीं, और आपके मेरे पास ये टाइम नहीं है, जनता के पास, कि हम इस चीज़ का प्रोटेस्ट करें, विरोध करें, क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन से जिए कि ये काम करें। हमारी सहनशीलता बढ़ गई है, ये मान लीजिए एक। और कोविड के बाद तो ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति के लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया है। आदमी इतने दिन घर में संघर्ष कर रहा था, अब उसको रोजी रोटी कमाने का समय मिला है, तो वो ये जानना चाहेगा कि मैं कहाँ झमेले में पड़ूँ। सही बात है राजा भाई। मैं कल ही कुछ स्टडी कर रहा था कि विश्व में सबसे महंगा और सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है। तो एक देश ऐसा था जिस पर 26 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की दर थी, और एक देश ऐसा था जहाँ सबसे ज़्यादा 172 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की दर थी। राजा भाई, आप आर्थिक मामलों के तगड़े जानकार हैं और लंबे समय से आर्थिक चैनलों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कई सारे महत्वपूर्ण शोज़ में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। क्या लगता है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, या इनकी कीमतों को कम करने की दिशा में जो टैक्स हैं उनको कम किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, ये सवाल देश का सबसे हॉट क्वेश्चन है कि जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल को लाया जाए। आपको याद है, अभी जब मुझे अच्छी तरह याद है, पिछली 18 तारीख को लखनऊ में बैठक थी, जहाँ तक याद है मुझे, लखनऊ में जीएसटी की मीटिंग थी। इसमें एजेंडा रखा गया कि क्यों न पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी के अंदर ला दिया जाए। एक भी मुख्यमंत्री ने, एक भी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर कंसर्न नहीं दिया सर। एक भी प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा कि जीएसटी को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाया जाए। कारण कि उनका जो मोरलेस रेवेन्यू जो है ना, वो इसी से हासिल होता है। यदि ये प्रोडक्ट केंद्र में चले जाएगा तो वहाँ से जो पैसा बढ़ता है वो तो अपने हिसाब से बटेगा इनको, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, आप मान के चलिए वो 30 पैसे 35 पैसे वहाँ बढ़ते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या लाभ मिलता है, ये जांच का विषय है। राज्य सरकारें दावा पूरा कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारें चाहती नहीं है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आए, डीजल आए। इस कारण सभी राज्यों का अपना इंडिपेंडेंट रेवेन्यू मॉडल जो है चल रहा है। जिस दिन जीएसटी में आ जाएगा वो केंद्र के अधीन हो जाएंगे और केंद्र के माध्यम से उनको पैसा मिलना लगेगा। इसलिए कोई राज्य चाहता नहीं है कि जीएसटी के अंदर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आए, और जब राज्य नहीं चाहता है तो आपको पेट्रोल डे बाय डे महंगा ही मिलना है, सस्ता नहीं मिलना है। ये नोट कर लीजिए आप। सही कहा आपने कि देश के
किसी भी एक भी मुख्यमंत्री ने इस बात पर अपनी सहमति नहीं दी थी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाना चाहिए। सरकार का जो मुख्य रेवेन्यू है राज्य सरकारों का, वो पेट्रोल डीजल से आता है, शराब से आता है। राजा भाई, जब ये जो दो बड़े सोर्स हैं सरकार के रेवेन्यू के, क्या सरकार अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्स पर काम नहीं करना चाहिए? क्या इन सब चीज़ों, जनता के उपयोग की चीज़ें हैं जिनसे सीधा जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसको कम करने की दिशा में कोई अल्टरनेट रेवेन्यू के सोर्स पर काम नहीं कर सकती सरकार? देखिए, हमारे यहाँ दो प्रणाली, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हम इनकम टैक्स का और जीएसटी का जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, उन्हीं से देश इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम प्रकार की ग्रोथ स्टोरी चलती है। विषय ये नहीं है कि अल्टरनेट क्या करना चाहिए, विषय ये है कि जो जिस तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं, सरकार ये कह के हाथ खड़े कर देती है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे अंडर में नहीं आते, ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, उनके मार्केट कंट्रोलिंग उन्हीं से होती है और ये इंटरनेशनल मार्केट के अधीन चलती है। जब इंटरनेशनल मार्केट का हवाला देते हो तो आम आदमी सोचता है कि वहीं से महंगा मिल रहा होगा, इसलिए हमको महंगा मिल रहा है। अब उनको कौन बताए कि बैरल उस समय क्या भाव हुआ करता था जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज बैरल क्या है जब हमको 115 रुपये मिल रहा है। इस टेक्निकल में जाना कौन चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। हम आजकल बिल्कुल जो है ना आंकड़ों की जादूगरी करने लगे हैं। आंकड़ों की जादूगरी में हम व्यक्ति को ये बताने लगे हैं कि देखिए हमको वहाँ से महंगा मिल रहा था, इसलिए हम आपको महंगा दे रहे हैं। आज जीएसटी के अंदर लेके आइए आप, मुझे लगता है कि 4 से 5 रुपये कम हो जाएंगे। लेके तो आइए आप, आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन लाना नहीं चाहती सरकारें। सरकारों का बड़ा रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो रिसोर्सेस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल है, जो राज्य सरकारों को मिलता है। और आबकारी भी है, आबकारी भी अपने आप में एक बड़ा फंडिंग देता है रिसोर्सेज के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से। एक बात तो सर, ये अल्टरनेट तो सरकारों को रोज तलाशना ही चाहिए, लेकिन मुझे जीवन में बता दीजिए, हम इतने समय से बजट सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं, कभी कोई बजट के बाद चीज़ सस्ती हुई है क्या? चलिए बताइए आप। महंगी तो हर बात होती है, हम लिखते हैं ये चीज़ें सस्ती हुई, असल में होती है क्या? वो कभी नहीं हुई है। क्या बढ़ा क्या घटा, लेकिन घटता कभी भी नहीं है, बढ़ता और बढ़ जाता है। ये सब बातें जो है ना केवल अखबारों की हेडलाइन तक सीमित रह गई है, उनके भाषण तक सीमित रह गई है। मुझे याद नहीं है जीवन में कि कभी हमने कोई चीज़ 70 रुपये में खरीदी हो और बजट के बाद हमको 65 रुपये में मिल रही हो, कभी नहीं हुआ। 71-72 की जरूर मिल सकती है, लेकिन 65 रुपये तो कभी नहीं मिली आज तक। तो ये कहने की बातें हैं। हम सुनते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सस्ते होंगे, ड्यूटी कम हुई, फलाना। बताइए सही किसको लाभ मिलता है? कुछ नहीं। डे बाय डे हमारी जेब से पैसा निकाला जाता है। अब ये स्कोर बोर्ड आप घर पर नोट कर लीजिए, जैसे पेट्रोल के भाव लिखे रहते हैं, घर पे स्कोर बोर्ड लगा लीजिए कि आज पेट्रोल ये भाव, आज आटा ये भाव, आज दाल ये भाव, आज चीनी ये भाव। नोट कर लीजिए, आपको एक महीने मालूम पड़ जाएगा जेब से कितने रुपये निकले हैं। अभी फेस्टिवल का पीरियड आपको और अंदाज लग जाएगा, जब आपको फेस्टिवल तो मनाना है परिवार के साथ, बच्चों के साथ, भले कर्जा करके मनाओ, लेकिन वो भाव में कोई कमी पेशी नहीं है। सही बात है। आईपीएल का दौर चल रहा है। अगर आप चाहें तो जिस तरह से आईपीएल का स्कोर बोर्ड है, वैसा ही महंगाई का स्कोर बोर्ड क्रिएट कीजिए और रोज़ देखिए कि किस तरह से हम लगातार मूल्य वृद्धि के शिकार हो रहे हैं। बहरहाल राजा भाई, जब हम जीएसटी पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति नहीं दी। क्या लगता है कि अगर जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो कई सारे लोग जो जीएसटी भरते भी हैं उनको वो भी लाभ होगा और सरकार को भी लाभ मिलेगा? चाहती नहीं ना सरकारें सर, न केंद्र चाहता ना राज्य चाहती, दोनों समझो आप। ये केवल टेबल में मुझे जीएसटी कवर करते हुए, जब से जीएसटी लगा तब से कवर कर रहा हूँ ना। 48-49 मीटिंगें हो गई है, ऑलमोस्ट सभी मीटिंगें मैंने कवर की होगी। एजेंडा बनता है, एजेंडे के अंदर ही ड्रॉप कर दिया जाता है, इस पर डिस्कशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर सरकारें नहीं चाहती, कि राज्य सरकारें नहीं चाहती जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंतर्गत आए। इसलिए इस बात पे आर्ग्यूमेंट करना, डिस्कस करना कोई तंत्र नहीं है कि उस राज्य सरकारें खुद ही नहीं चाहती है, और केंद्र भी खुद ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रही। मुझे अच्छी तरह याद है, धर्मेंद्र प्रधान जब पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि क्यों नहीं लाया जा रहा। बोले राज्य सरकार को कोई कंसर्न नहीं, हम क्या करें। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के पास भी एक बड़ी समस्या रेवेन्यू को लेकर है। रेवेन्यू के सोर्स, जैसा मैंने कहा कि आप शराब है, पेट्रोल डीजल है, उनसे जो टैक्स आता है उससे सरकार अपना ताना बाना बुनती, अपनी दुकान चलाती है। लेकिन हकीकत ये है कि अब हमें इस दिशा में काम करना होगा। अगर आम जनता को राहत देना है तो अल्टरनेट रेवेन्यू सोर्सेज पर काम करना होगा, और तमाम सारी चीज़ें सरकार के पास है, तमाम सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम करके सरकार इस दिशा में एक अच्छा कदम उठा सकती है। बहरहाल कोई भी सरकार अल्टरनेट सोर्स पर काम करने की जगह इस पर कितना टैक्स बढ़ाया जा सकता है, इस पर काम करती है। आप इस मुद्दे पर भी सोचिए सर कि जब पेट्रोलियम डीजल की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, क्या चुनावों में इनका असर आपको देखने को मिलता है?
इस बात को समझिए आप। चुनाव जब कैंपेन होता है ना, तो चुनाव कैंपेन रोजमर्रा की चीज़ों से एकदम अलग ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ दिया जाए, राष्ट्रभक्ति जागृत कर दी जाती है। तो जब हमारे यहाँ चुनाव, जब भी कोई चुनाव मरता है तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है और भाषण पाकिस्तान को लेकर दिए जाते हैं। तो जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हमारे राष्ट्र में राष्ट्रवाद जागेगा ही। उस समय ये सब चीज़ें गौण हो जाती है, और जब चुनाव आता है तब ये सब चीज़ें पीक पे आ जाती है। राष्ट्रवाद, भारत, पाकिस्तान, तमाम प्रकार के मुद्दे, जय श्री राम, ये हमारे देश में आजकल चुनाव लड़ने के बड़े मुद्दे हैं पॉलिटिकल लोगों के। तो इनका असर आपको जब अब ईवीएम पे आप जाते हो तो उस समय भूल जाते हो। उस समय तो हमको बिल्कुल हमारा एजेंडा क्या रहता है, राष्ट्रवाद। तो फिर जनता को इन बातों को भी सोचना पड़ेगा कि सरकारें हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल पे कितना ध्यान दे रही है। यदि ध्यान नहीं दे रही है तो क्या सबक सिखाया जाना चाहिए, और विपक्ष यदि नकारा है तो विपक्ष को नकारा रहने दिया जाए। ये चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। चलिए आप, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, लोकसभा का चुनाव खंडवा के अंदर है और बाई इलेक्शन असेंबली के भी हैं। इन मुद्दों पर कोई बात हो रही है क्या? वोटर तो वही है ना, पेट्रोल तो वोटर डलवा रहा है ना। कोई बात करने को तैयार है? कोई करने को तैयार नहीं, ना विपक्ष करने को तैयार है ना पक्ष करने को। पक्ष को तो खैर करना ही नहीं है, वो तो आपको मतलब विषय से दिग्भ्रमित करके कहीं और लेकर जाएगी। जब आप बात पेट्रोल की करोगे तो आपको आसमान पे लेके जाएगी, वो आसमान में तारे दिखाएगी, वो कहेगी देखो शेयर बाजार 61,000 पार है। वो सब आप इनको सोचना पड़ेगा, जनता को, विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटली मुद्दे क्या हैं। लेकिन उन मुद्दों पर कोई जिक्र करना ही नहीं चाहता, आप और मैं भले ही कर ले बैठ के। सही बात है। राजनीतिक दल, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चुनाव के दौरान वे सब वो बातें करते हैं जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता। वे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे पाकिस्तान की बात करते हैं, वे राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन वे पेट्रोल डीजल की बात नहीं करते हैं। जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। कमलनाथ बोलते हैं निक्कर पहन। अरे भाई साहब, ये निक्कर, हाफ पैंट, टी शर्ट, या बंद कमरे में बातें कर लो ना। मंच के ऊपर आप ये बात करो ना कि भाई साहब 900 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, क्या करना चाहिए बताओ। आपको यदि जनता की बात करो, किसानों को खाद मांगने जाते हैं, लाठियां पड़ रही है, आप चलिए बताइए क्या कर रहे हो? कहाँ है विपक्ष? कोई भी पार्टी, सरकार किसी की भी हो, जनता के पार्ट पे कौन बात कर रहा है, विषय ये है मेरा आपसे मुद्दा। राजा भाई, ये जो मुद्दा है महंगाई का, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का, तमाम सारी वस्तुओं के भाव बढ़ने का, क्या इनका इम्पैक्ट इस उपचुनाव में आएगा? डिपेंड करता है कि किस लेवल पे विपक्ष उसको और पक्ष इसको मार्केट कर पाता है। मुझे नहीं लगता। हमारे यहाँ चुनाव जो है ना, कास्ट फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ चुनाव जातिगत समीकरण पर लड़े जाते हैं। मेनली जब जातिगत समीकरण चुनाव पे भारी पड़ता है, किसको टिकट मिला, कौन सा जाति का व्यक्ति है, कौन संतोषी है, कौन विग्रह संतोषी है, कौन असंतोषी है, किसको टिकट मिला है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब मुद्दे हमारे देश में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो इन्फ्लेशन, वो वाला दौर खत्म हो गया सर, जब अटल जी की सरकार प्याज पे कर गई थी, वो दौर खत्म हो गया। अब आप दिन भर देखिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की ट्रॉल आर्मी लगी रहती है। वो कुछ ना कुछ ऐसा भेजती रहती है आपके पास, जिससे आपको 10-20 बार देखोगे तो मानने में आ जाएगा कि हाँ फलानी पार्टी को ऐसा वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि फलानी पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया, हिंदुत्व के ऐसा किया, पाकिस्तान को लेकर ऐसा किया, भारत को लेकर ऐसा करा, तमाम मुद्दे। तो मुझे लगता नहीं है कि इन मुद्दों पर जब चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा तो परिणाम क्यों आएंगे। सही बात है। बहुत अच्छी और बड़ी बात कही है कि जब इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा तो परिणाम क्यों ऐसे आएंगे। परिणाम तो आएंगे, वो तय हैं, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल राजा भाई, हमने लंबी बात महंगाई को लेकर की, पेट्रोल डीजल के कीमतों को लेकर की, जीएसटी को लेकर की, आम आदमी की उपयोग की वस्तुओं को लेकर की, लेकिन इंदौर में व्यापारियों का दर्द है। इंदौर में व्यापारियों का दर्द इस मान से मैं कहना चाहता हूँ कि इन त्यौहार के मौके पर बड़े गणपति से लेकर पूरे एमजी रोड कृष्णपुरा तक एक मुहिम चल गई है, जिसके तहत लोगों को मकान तोड़ने के लिए कहा गया है, दायरे में लाया गया। हम शहर के विकास के खिलाफ नहीं हैं, शहर में जो विकास हो रहा है, जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विकास के साथ साथ व्यापारियों का नुकसान ना हो और उसके लिए सही समय का चुनाव किया जाए, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैंने तो ये बात हॉटलाइन पे बहुत कलम गड़ा कर लिखी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और कलम गड़ा के साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हमारे शहर में, हमारा शहर अफसरों की प्रयोगशाला बन चुका है। ध्यान रखिए आप, अफसरों की प्रयोगशाला से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसा अफसर चाहते हैं वैसा ही शहर में होता है। हमारे शहर में लीडरशिप खत्म हो गई है। ध्यान रखिए आप, राजनेता भले ही बचे हैं लेकिन लीडर नहीं बचे। लीडर वो होता था जो जनता की तरफ खड़ा रहता था।
अब हमारे राजनेता अफसरों के साथ खड़े हैं, अफसरों के पास खड़े हैं, अफसरों के पास बैठे हैं। ऐसे में जो अफसर चाहते हैं वो शहर में हो रहा है। अपना तो पिन पॉइंटेड सवाल था, लिखा भी और आपके सामने बोल भी रहे हैं कि डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी होना ही चाहिए, विकास होना ही चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, सबको जगह मिलना चाहिए, पार्किंग अच्छी होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन दिवाली के आसपास ही होना चाहिए क्या? सवाल ये है मेरा। टाइमिंग का खेल है पूरा। टाइमिंग यदि आप दिवाली के 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, नवरात्रि में यदि आप बड़े अतिरिक्त, मैं अतिक्रमण वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो आप स्मार्ट सिटी में ले रहे हो उसको स्वेच्छा से लोगों ने जगह दी होगी, जो भी परिस्थितियां रही है, मेरा टेक्निकल मेरा पार्ट नहीं है। ये दिवाली के आसपास ही आपको याद आता है क्या? पहले को क्या बारिश है तो दिवाली की बात कर लेते। भाई साहब 2 साल से घरों में लोग कोविड में बैठे हुए हैं, खाने को दाने नहीं है, गरीब आदमी के पास पेट पालने की जगह नहीं है, आपने बुलडोजर चला दिए वहां पे। अब मैं यदि कहूं कि ये बुलडोजर तो उनकी पेट पर चला है, पीठ पर चला है, तो क्या होगा? हमारे शहर में जैसा अफसर चाह रहे वैसा हो रहा है, और राजनेता जो इनसे वोट मांगते हैं व्यापारियों से, वो वहां पे जाके खड़े नहीं होते हैं। अरे 15 दिन बात कर लेते ना सर, कौन सा आसमान टूट रहा था जब, कौन सी हाईकोर्ट की गाइडलाइन थी आज ही तोड़ो उसको? तोड़ने के लिए पंजा लेके, भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा कि 2 साल से लोग घरों में बैठे हुए हैं, मोर और लेस कमाई के साधन नहीं है, कोविड से आदमी त्रस्त है, थोड़ा बहुत फेस्टिवल आया है, मार्केट में चलने लगा है, और आपने वहां पे कृष्णपुरा से चले, बड़ा गणपति तक चले जाइए, नहीं करते 300-400 व्यापारी तो आपको दिख रहे हैं वहां पे दुकानें। उस एरिया में फुटपाथ पे लोग कमाते हैं, परिवार पालते हैं। सर जो चीज़ अभी नहीं होना चाहिए उस पर तो मेरी घोर आपत्ति के भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय क्या परिस्थितियां रही, क्या कंसर्न रहा, ये व्यापारी जाने और प्रशासन जाने। कौन राजनेता उनके बीच में आड़े आया, कौन किसने मदद की, ये व्यापारी जाने और राजनेता जाने। दिख तो कुछ नहीं रहा सड़क पे। सही बात है, सड़क पर कुछ नहीं दिख रहा है इस समय। सड़क पर जो दिख रहा है वो मलबा दिख रहा है। बड़े गणपति से कृष्णपुरा तक चले जाइए, सब दूर मलबा दिख रहा है। बहरहाल मुझे लगता है कि राजा भाई आपकी बात शायद प्रशासन ने सुनी है, और जो अभी मैं व्हाट्सएप पर चेक कर रहा था, आप जब बात कर रहे थे, शायद ऐसी जानकारी आई है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी साफ सफाई करके अभी जैसे के तैसे हालात में व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रहा है। अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम त्योहार का सीजन उनका अच्छा चला जाएगा। क्या लगता है अब इस समय जो शहर स्मार्ट सिटी के लिहाज से देखें तो काफ़ी काम हुए हैं, स्वच्छता में हम 4 बार नंबर 1 हैं, और इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं उसको लेकर क्या करें? समय जरूर गलत है लेकिन प्रयास को लेकर नहीं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं ना। देखिए मैं हर डेवलपमेंट के साथ खड़ा हूँ, हर डेवलपमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे जर्नलिज्म करते 20-22 साल हो गए, डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा खबरें भी की होगी अपन ने, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन समय टाइमिंग बड़ा मैटर करता है सर। आप ये देखिए टाइमिंग जो है ना, फेस्टिवल का मुहाने पे है, और जिन्होंने माल मंगा रखा, देखिए माल एक दिन में नहीं आता, माल 1.5 महीने पहले मंगा के रखना पड़ता है, लाखों रुपए का माल होता है आदमी का। अब यदि फेस्टिवल पर नहीं बिका तो कब बेचेगा वो? चलिए बताइए आप। तो आपने कितना समय दिया था ये अलग पार्ट है, लेकिन आपने जो समय दिया उसको 15 दिन और कंसीडर किया जा सकता था, ये अलग पार्ट है कि फेस्ट तोड़ना तो था। डेवलपमेंट के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए होना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए, अच्छी पार्किंग होना चाहिए, अच्छा एकोमोडेशन होना चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए हमारे शहर में। हमारा शहर देश का वाइब्रेंट शहर है, मेरा इंदौर अहिल्या देवी की नगरी से गहरा लगाव है, गहरा नाता है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ समय का चयन बहुत मैटर करता है। स्वच्छता पे हम आज 4 नंबर हैं, तो इसके पीछे बड़ा कारण है, मतलब मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मनीष सिंह जब म्यूनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे तब उन्होंने बताया कि स्वच्छता क्या होती है, फिर उसको एक एग्जाम्पल सेट किया तो मनीष सिंह ने बड़ी सख्ती से इस मॉडल को लागू किया, और शहर से तमाम कचरा पेटियों को हटाया। सबसे पहले कचरा पेटियों की हमारी जो आदत थी, सड़क जाते कचरा डाल जाते थे पेटियों में, उनको हटाया, वो पूरी गंदगी फैलाते थे। फिर जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया, एक वर्कफोर्स बनाया। सबसे बड़ी बात सिटीजन एंगेजमेंट शिप लगाई, शहर के हर बड़े सामाजिक संस्था समूह इन लोगों को साथ लेकर एक कैंपेन चलाया। मालिनी गौड़ को भी साधुवाद है, महापौर रही, अफसरों को फ्री हैंड दिया काम करने के लिए, और साथ ही साथ जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर मालिनी गौड़ ने काम किया। तो जो अच्छा हुआ तो उसका अच्छा कहते ही है ना, कह ही रहे हैं और कहेंगे भी हमारे शहर के लिए, लेकिन जो ठीक नहीं हो रहा उसके लिए भी तो कहेंगे कि आपने समय ठीक नहीं चुना। भी
सही बात है राजा भाई, अगर इंदौर लगातार स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 के पायदान पर है तो उसका बड़ा श्रेय वर्तमान कलेक्टर मनीष सिंह जी को जाता है, जिन्होंने आशीष सिंह को भी हम आशीष सिंह जी भी इसमें शामिल है। हाँ। पर शुरुआती जो बेस तैयार किया था वो मनीष सिंह जी ने तैयार किया था, और उसके बाद उसी भूमिका को आगे आशीष सिंह जी ने कंटिन्यू किया। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा काम शहर के हित में हुआ है। पर बहरहाल मुझे लगता है कि आने वाला समय आपके लिए एक अच्छा सुखद संदेश लेकर आए। शहर के व्यापारी जो इस समय परेशान हैं उनके लिए कोई एक अच्छी खबर निकल कर आए, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।